गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 2 में अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम वर्तीय फलन। ठीक है, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास में जो त्रिकोणमिति फलन पढ़ के आए होंगे। त्रिकोणमिति फलन आप लोग जानते हो 6 प्रकार 6 होते हैं, जैसे साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, और उन्हीं पर आधारित आपका क्या है प्रतिलोम वर्तीय फलन। अगर ये एक्सरसाइज समझनी है, मतलब इसमें कुछ टफ नहीं है, बस आपको 11th क्लास में जो भी त्रिकोणमिति फलन के फॉर्मूले वगैरह दे रखे थे वो सब याद होना चाहिए, और कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर प्रतिलोम फलन के दे रखे हैं वो ध्यान में रहना चाहिए। उन त्रिकोणमिति फलनों पर ही आपके प्रतिलोम फलन के क्या आएंगे, प्रतिलोम वर्तीय फलन के फॉर्मूले डिपेंड है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद होंगे तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, और इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। देखो, तो प्रतिलोम वर्तीय फलन, ठीक है, प्रतिलोम वर्तीय फलन। और आप लोगों ने पहली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि कोई भी फलन दिया हो उसका प्रतिलोम निकालने के लिए आपको एक कंडीशन बताई थी कि उसका जो फलन है उसका प्रतिलोम तभी विद्यमान होगा जब वो फलन क्या होगा, आपका एकेकी आच्छादक होगी। यहाँ पे लिख रखा है कि प्रतिलोम वर्तीय फलन तभी विद्यमान होगा जब आपका जो फलन है, फलन क्या होना चाहिए, आपका एकेकी आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, ये बता रखा है, बस कुछ बेसिक है कि साइन थीटा बराबर मैं एक्स कोई संख्या मान लूँ, एक्स कोई संख्या मान ली, तो और जहाँ पर यहाँ थीटा क्या है, एंगल है, और इस यदि साइन को उधर लेके जाऊँगी तो मैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा आपके पास क्या एंगल है, तो ये उधर लेके गए तो साइन इनवर्स एक्स भी क्या हो जाएगा, आपके पास एक एंगल हो जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने वो लिख रखे हैं कि इनका मान क्या होता है, जैसे मैंने सभी एक जगह लिख दिए ताकि आपको याद करने में उनको आसानी रहे। ठीक, आपको याद क्या रखना है, एक तो ये वाली रखनी है, वैसे तो तीनों ही याद रखनी है क्योंकि ये आपकी 11th क्लास में थी। आप लोग जानते हो कि साइन का 0 पे, π/6 पे, π/4 पे, π/3 पे और π/2 पे वैल्यू, तो आप जितने भी 6 आपके त्रिकोणमितीय मान हैं उनके वैल्यू ध्यान में रखोगे। जैसे साइन का एक बता देती हूँ, साइन का 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/6 को अपन क्या बोलेंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा 1/2, और π/4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री, इसका कितना हो जाएगा 1/√2, और π/3 का मतलब 60 डिग्री, इसका मान हो जाएगा √3/2, और π/2 यानी 90 डिग्री, इस पर हो जाएगा 1। बस साइन, कोस और टेन का ध्यान में रख लो और सारे अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक उल्टे कर देंगे जितनी भी वैल्यू, कोस का उल्टा सेक उल्टी कर देंगे, और टेन की वैल्यू, टेन का उल्टा कोट होता है। बस 3 ध्यान में रख लो, आपके तीसरे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो त्रिकोणमिति फलन है, जैसे साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोटेक, उनके प्रांत और परिसर है ना, उनके प्रांत और परिसर ध्यान में रख लो, आपको प्रतिलोम के ऑटो में याद हो जाएंगे। मैं बता देती हूँ, समझा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। देखो, साइन और कोस दोनों के सेम आएंगे, साइन और कोस यानी एक्स का मान अपन कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है ना, और साइन एक्स और कोस एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। जबकि इसके परिसर में क्या आएंगे, यदि कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो साइन और कोस का मान हमेशा -1 से 1 तक होगा। इसमें -1 भी शामिल होगा, इसके बीच वाली वैल्यू भी शामिल होगी, और 1, यानी परिसर क्या हो जाएगा, साइन और कोस का प्रांत तो क्या हुआ, रियल नंबर, और परिसर क्या हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। इसी प्रकार से टेन, अपन टेन को क्या लिखते हैं, देखो ध्यान रखने के लिए, टेन को अपन साइन अपॉन कोस लिखते हैं, है ना। टेन और कोट, टेन इनकी भी रियल नंबर होते हैं, लेकिन इनमें से अपन ये 2n + 1 π/2 घटा देते हैं। क्यों घटा देते हैं, जैसे आप n का मान कोई भी पूर्णांक संख्या 0, माइनस वाली वैल्यू या प्लस वाली वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। क्यों, सपोज करो मैं यहाँ अगर n बराबर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इन पर है ना वैल्यू 2n + 1 π/2 पर वैल्यू है ना 10 की क्या बनेगी, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित नहीं है, तो उन वाली वैल्यू को अपन घटा देंगे। देखो, सपोज करो n बराबर मैं 0 ले लेती हूँ, तो आपका क्या बनेगा, 0 लेने से आपका ये बनेगा π/2, और आप लोग जानते हो 10 π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 10 π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि परिभाषित नहीं है, इसलिए अपन इनफाइनाइट वाली वैल्यू को प्रांत में से घटा देते हैं। इसी प्रकार से अपन कोट में n पाई r में से क्या घटाएंगे, उसका प्रांत क्या होगा, n पाई, क्योंकि लेके देख लो, यदि n बराबर 0 लेते हो तो आपका क्या बनेगा, कोट 0, और आप लोग जानते हो कोट 0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित नहीं होती, इसलिए अपन इन वैल्यू को घटा देते हैं। दोनों का परिसर क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान हो गया। साइन और कोस का प्रांत रियल नंबर, परिसर -1 से 1 तक। टेन का प्रांत r में से क्या घटा देंगे, 2n + 1 π/2, और परिसर क्या आ जाएगा, रियल नंबर। कोट में से प्रांत के लिए r में से n पाई घटा देंगे, और परिसर क्या आ जाएगा आपका r। सेक और कोस,
सेक और कोसेक का भी सेम यही होता है प्रांत, जो कि tan का होता है वो सेक का हो जाएगा, कोट का होता है वो कोसेक का हो जाएगा। जबकि परिसर क्या आएगा आपका आर रियल नंबर में से अपन क्या घटाएंगे, -1 से 1 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, देखो -1 से 1 क्यों घटा रहे, क्योंकि आप जानते हो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा, ठीक है। और आप लोग जानते हो कोस का उल्टा होता है, ठीक है। और आप लोग जानते हो क्योंकि यहाँ पर अगर अपन करेंगे, है ना, -1 से 1, क्योंकि यहाँ पर -1 से 1 तक कोई वैल्यू यहाँ पर कोई ना कोई इनफाइनाइट बनेगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो सेक 90 का मान कितना होता है, सेक 90 का मान इनफाइनाइट, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सेक 90 का मान इनफाइनाइट होता है, इसलिए परिसर में से -1 को 1 घटा देते हैं। देखो सेक 90 का मान इनफाइनाइट। इसी प्रकार कोसेक में से भी r माइनस घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वैल्यू क्या बनेगी, इनफाइनाइट, ठीक है, ध्यान में रह जाएंगे, है ना। उसी पर आधारित आप प्रतिलोम फलन, कंडीशन क्या होती है, प्रतिलोम फलन वर्तीय फलन तभी परिभाषित होगा जब आपका फलन क्या है, एकीकी आच्छादक है। तो प्रांत तो क्या हो जाएंगे, जो त्रिकोणमितीय फलन के परिसर, उल्टा ही तो होता है, परिसर होंगे वो प्रतिलोम फलन के क्या हो जाएंगे, प्रांत। लेकिन परिसर जिन्हें मुख्य मान भी बोलते हैं, परिसर जिन्हें मुख्य मान भी बोलते हैं, वो अलग अलग हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें फलन का क्या होना, एकीकी आच्छादक होना भी जरूरी है ना। तो कुछ वैल्यू के लिए ही ये एकीकी आच्छादक होगा, और जहाँ पर ये एकीकी आच्छादक होगा वहीं पर उसका प्रतिलोम वर्तीय फलन विद्यमान होगा, ठीक है। जैसे अपन को ध्यान में रखना है, उसके जो भी परिसर थे वो तो प्रतिलोम फलन के क्या बन जाएंगे, प्रांत। जैसे इसका परिसर -1 से 1 था तो इसका प्रांत बन गया, इसका ये प्रांत, ये सारे प्रांत बन जाएंगे। जबकि परिसर जिन्हें मुख्य मान, ये आपको ध्यान में रखना है, ये सारणी आपको ध्यान में रखनी, क्योंकि जब भी आपको मुख्य मान के क्वेश्चन देगा तो वो सारणी को परिसर, आपको प्रांत के मान ध्यान रखने जरूरी नहीं है, परिसर ध्यान में रखना है, क्योंकि एक वैल्यू मुख्य मान 1 भी आ सकता है, 2 भी, अपन को वो आंसर लेना है जो इसके परिसर में विद्यमान होता है। बस थोड़ा सा ध्यान में रख लो आप लोग। जैसे साइन का परिसर क्या आ जाएगा आपके पास, -π/2 से π/2, कोस इन्वर्स का क्या आ जाएगा, 0 से पाई। सेम tan इन्वर्स का और कोट इन्वर्स का होगा, बस उसको छोटे कोष्टक में बंद कर दो। जो साइन इन्वर्स का था वो tan इन्वर्स का बस छोटे कोष्टक में आ जाएगा, जो कोस इन्वर्स का था वो कोट इन्वर्स का हो जाएगा, वो छोटे कोष्टक में 0 से पाई। अब देखो सेक इन्वर्स 0 से पाई बड़ा कोष्टक, लेकिन उसमें π/2 आप घटा दोगे, क्यों, क्योंकि π/2 पर आपकी वैल्यू सेक में क्या बनेगी, इनफाइनाइट, जो कि परिभाषित नहीं होगा। तो सेक इन्वर्स, कोस इन्वर्स का आप लोग जानते थे, बस कोस इन्वर्स, सेक इन्वर्स में कोस इन्वर्स था, उसमें से सिर्फ आप लोग क्या घटा दोगे, π/2। जो साइन इन्वर्स का था वो कोसेक इन्वर्स हो जाएगा, -π/2, उसमें से क्या घटा दोगे, 0, क्योंकि 0 पर कोसेक 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है, इसलिए जहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू बन रही है उनको अपन घटा देंगे। समझ में आ गया, ये सारणी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं अपन मुख्य मान, है ना। मुख्य मान क्या होता है, थीटा का वह न्यूनतम मान, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। जो समीकरण साइन थीटा बराबर x और कोस थीटा बराबर x को संतुष्ट करता है वो क्या कहलाते हैं, आपके मुख्य मान कहलाते हैं। आपके आएंगे कुछ क्वेश्चन मुख्य मान के निकालने, बताया था कि मुख्य मान के लिए आपको क्या होना चाहिए, जो भी प्रतिलोम वर्तीय फलन है उनके आपको परिसर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन करके बताती हूँ, जैसे आपका है कोट इन्वर्स कोष्टक में है -1/√3, है ना। इसका अपन को मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक। लेकिन इससे पहले आपको ये चतुर्थांश ध्यान में रखना चाहिए, है ना। चतुर्थांश जैसे मैं बना के बता देती हूँ वापस। चतुर्थांश में आप लोग ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी आपके प्रतिलोम मान यानी साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक सभी क्या होते हैं आपके धनात्मक, यानी ऑल त्रिकोणमितीय वैल्यू क्या होती है आपकी धनात्मक। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2, एक तो साइन और इसका उल्टा कोसेक, ये वाली वैल्यू धनात्मक होंगी, इसके अलावा सभी ऋणात्मक होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट धनात्मक होंगे, इसके अलावा सभी वैल्यू ऋणात्मक होंगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और इसका उल्टा सेक धनात्मक होंगे, इसके अलावा सभी ऋणात्मक होंगे। ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। और एक और ध्यान में रखना है कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन है मान है उनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी आएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी साइन है तो कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, ठीक। यानी कौन से पे 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट और 270 थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब अपन इक्वेशन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या दिया था, अपन इसके बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। क्या है आपके पास है कोट इन्वर्स, समझना है इसको, कोट इन्वर्स 1/√3 बराबर मैंने क्या मान लिया, थीटा। अब मैं कोट इन्वर्स को उधर लेके जाऊं तो आपका क्या बन जाएगा, कोट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, -1/√3। अपन को थीटा का, क्योंकि मुख्य मान की परिभाषा से आप जानते हो थीटा का मान निकालना है। अब आप लोग जानते हो कोट थीटा
माइनस, अब आप जानते हो वो कोट में किसकी वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 60 डिग्री की होती है, तो 60 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया π/3। अब अपन को ये माइनस कैंसिल करना है, माइनस कैंसिल होगा तभी कोट से कोट कैंसिल होगा। अब आप लोग जानते हो कि माइनस कोट कौन से क्वाड्रेंट में होता है माइनस, एक तो आपके सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखना आपकी दो वैल्यू आएंगी, लेकिन आपको लेनी कौन सी वैल्यू वो समझना। एक तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेंगे तो अपन क्या लिखेंगे कोट थीटा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई होता है तो अपन क्या लिख देंगे π-π/3, यानी थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको सरल करोगे तो 2π/3, एक वैल्यू तो ये आ गई। लेकिन अगर अपन इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले लें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2π होता है, तो कोट थीटा बराबर कोट 2π-π/3। देखना यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी 5π/3। अब देखोगी कि मुख्य मान में कौन सी वैल्यू आएगी, इसके लिए यहाँ पर आपको परिसर ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। परिसर आप लोग जानते हो कि कोट इनवर्स का परिसर क्या था, कोट इनवर्स का परिसर देखो अपने पीछे सारणी में देखते हैं। कोट इनवर्स का परिसर था आपका था 0 से पाई, यानी जो वाली वैल्यू आई है वो 0 से पाई के बीच होनी चाहिए। यानी एक वैल्यू तो आपके पास कितनी आई है थीटा बराबर एक तो आई है 2π/3 और एक थीटा बराबर आई है 5π/3। अपन को परिसर में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए 0 से पाई के बीच वाली। देखो इसको सरल करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये वाली वैल्यू बनेगी लगभग आपकी 120 डिग्री, ठीक। इसके बीच में है ना, तो थीटा का मुख्य मान ये होगा। जबकि ये वाली वैल्यू निकालोगे तो ये वाली वैल्यू कभी भी आपकी 0 से पाई के बीच में नहीं आएगी, तो ये मुख्य मान नहीं होगा। आगे समझ में, इस प्रकार से आपको मुख्य मान निकालने हैं, ठीक। अब आगे मैंने कुछ फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, उसके मैंने सॉल्यूशन निकाल रखे हैं। आपको सॉल्यूशन बिल्कुल ध्यान में नहीं रखना, सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखना है, ठीक है। फॉर्मूले याद करने का यही तरीका है कि उनको एक चार्ट पे, बड़े से चार्ट पे लिख लिया और जहाँ पर आप पढ़ते हो उसके अपने सामने चिपका दीजिए। सुबह शाम उसको देखोगे तो आपको आराम से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक। मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आपको फॉर्मूले बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे फॉर्मूले क्या करोगे, मैंने स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं, आप सारे याद रखोगे, ठीक है। आप ध्यान में रखोगे, इसको एक कॉपी में एक जगह नोट कर लोगे, ठीक। अब अपन करेंगे अपनी एक्सरसाइज, अगले वीडियो में अपन अपनी एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन जो मेरे को टफ़ लगे वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जो मेरे को यूँ लगता है कि आपको शायद नहीं निकाल सकते थे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो आप लोग खुद करोगे। अगर उनमें से कुछ नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, मैं उनके सॉल्यूशन निकाल के आपको भेज दूँगी, ठीक है।